जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए हम लोग लूसेंट बुक से 100 क्वेश्चन आपको डेली करवा रहे हैं 10 बजे। तो देखिए, अगर आप बिहार पुलिस में इस बार चाहते हैं सिलेक्शन लेना, चाहते हैं 80+ स्कोर करके इस बार बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना, तो आप सभी जो है लूसेंट और क्राउन एसपीडी, लूसेंट प्लस क्राउन प्लस एसपीडी 3 बुक अगर आप पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और अभी आपके पास काफ़ी समय है और तीनों बुक से हम मिक्स क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस सेट में करवा रहे हैं, जिसमें लूसेंट का क्वेश्चन है, एसपीडी का क्वेश्चन है और क्राउन बुक का क्वेश्चन है। तो 3 बुक ही बिहार पुलिस का बेड़ा पार लगा सकता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये 3 बुक ही पढ़ें, ताकि आपको इस बार अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिले। और जितने भी दोस्त बिहार पुलिस के हैं उन सभी का इस लाइव प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। जो लोग भी अभी तक वीडियो से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएंगे। और अभी 10 बज गया है और 10 बजे से आपका लाइव क्लास शुरू हो गया है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है? 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। हर प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो 1 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है? 1 का अगर आप ऑप्शन है ऋग्वेद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऋग्वेद ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो देखिए, अगर आप ऑप्शन डी परुशनी नदी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया, तो 2 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो 3 का अगर आप ऑप्शन बी ऋग्वेद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था, तो 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? देखिए, धीरे धीरे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको लगभग 100 क्वेश्चन आपको करवाना है, समझे कि नहीं? तो इसलिए थोड़ा सा आज का स्पीड जो है, स्पीड से जो है आपका आज का क्लास होगा, तेज़ी से क्लास होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको भरपूर करवाना है और लूसेंट बुक का क्वेश्चन है, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण भी है। पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देते हैं। पीडीएफ लेने के लिए सोचना नहीं है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और शाम के 6 बजे वाले क्लास में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। बिहारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए सर के द्वारा शाम के 6 बजे जो है क्लास शुरू होता है, तो शाम के 6 बजे भी आप चैनल पर जुड़ सकते हैं और अपनी को तैयार कर सकते हैं। तो 4 का अगर आप ऑप्शन डी उपनिषद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है, 4 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर का सही जवाब बताएं, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? बलुआ पत्थर से नहीं, चूना पत्थर से ये भी नहीं होगा, ग्रेनाइट से ये भी नहीं होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आबू का जो जैन मंदिर है वह आपका संगमरमर से बना हुआ है। संगमरमर से आबू का जैन मंदिर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब छाप दीजिए। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 6 का अगर आप ऑप्शन है नान्यदेव बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कर्नाटक वंश का संस्थापक नान्यदेव था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 7 नंबर, असम का प्राचीन नाम क्या था? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि असम का प्राचीन नाम क्या था। सभी क्वेश्चन लूसेंट बुक से हैं, तो आप सभी जो है
कमेंट बॉक्स में सही सही आंसर बताइएगा कि असम का प्राचीन नाम क्या है। तो ये आपका कामरूप है। कामरूप जो है असम का प्राचीन नाम है, तो ऑप्शन बी कामरूप आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो 8 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। फटाफट सही जवाब बताएं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही जवाब नसीरुद्दीन मोहम्मद हो जाएगा। नसीरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गाना वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गाना वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। 10 नंबर का सही जवाब बताएं। तो 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका सितार हो जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम गाना का सर्वश्रेष्ठ जो है मिश्रण माना गया है सितार को। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। 11 का सही जवाब बताएं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो ये सही जवाब नसीरुद्दीन मोहम्मद हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान बनने से पहले बलबन जो था वह नसीरुद्दीन का महमूद का वह जो था वह आपका प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, 9 मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 12 नंबर, तो आपको याद रखना होगा कि 9 मुसलमान निम्नलिखित में से कौन है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि 9 मुसलमान निम्नलिखित में से कौन है। तो 12 का अगर आप ऑप्शन है, दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था उन्हें 9 मुसलमान कहा गया। तो ऑप्शन है 12 का सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह के पुत्र थे जो 1857 ईस्वी के विरोध में प्रमुख भूमिका निभाकर बंदी हुए और गोली मार दिए गए। तो 13 का सही जवाब बताएं। तो 13 का अगर आप ऑप्शन क्या बता रहे हैं, 13 का क्या हो जाएगा। 13 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं, मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान और मिर्ज़ा अबू वर्क बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी जमशेद जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था। 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी जमशेद जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था। तो उस दुकान का नाम बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड था, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने रतन जी टाटा के साथ मिलकर इस दुकान की शुरुआत की थी 1905 में। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे 15 का सही जवाब बताएं। तो जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। तो 15 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर देख लीजिए, 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया। 16 का सही जवाब बताएं कि अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन को किसने गाया था। तो ये गाने वाला जो व्यक्ति था ये कौन था। ये एम एस सुब्बालक्ष्मी था।
तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, उलगुलान के रूप में ज्ञात जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? 17 का सही जवाब बताएं। उलगुलान के रूप में ज्ञात जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? तो ये आपका बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा अगर आप बता रहे हैं तो बिरसा मुंडा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 18 नंबर, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। 18 का सही जवाब बताएं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो देखिए वहाबी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था ये पटना था। पटना याद रखिएगा, बिहार जीके से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब छाप दीजिए कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। 19 का सही जवाब बताएं कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो 19 का ऑप्शन डी बड़ौदा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बड़ौदा में बघेरा विद्रोह हुआ था, तो ऑप्शन डी बड़ौदा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? 20 का सही जवाब बताएं। तो फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था, तो इसका सही जवाब देख लीजिए। इंद्र नारायण द्विवेदी ये थे, गौरीशंकर मिश्र भी थे। तो इसका सही जवाब देख लीजिए। इसका सही जवाब जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? आपको बताना है कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां 200 सेंटीमीटर से वर्षा जो है अधिक होती है और जो मिट्टी है वो ढलाव क्षेत्र है, तो वहाँ किस चीज़ की खेती की जाएगी? तो वहाँ जो होगा आपका किस चीज़ की खेती होगा? तो चाय की खेती होगा। चाय की खेती होगा। ढलाव पहाड़ी पर चाय की खेती होती है जहाँ पानी नहीं लग सके, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो फटाफट छाप दीजिए कि वलन क्रिया किसका परिणाम है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो आपका पर्वत निर्माणकारी बल का हो जाएगा। वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है, तो 22 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषताएं हैं? फटाफट 23 का सही जवाब बताएं। भारत की जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषताएं? ये आपका जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी या भारत की जनसंख्या वृद्धि की विशेषता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर देखिए, सेवराय पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? आपको बता दें कि सेवराय की पहाड़िया से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फटाफट 24 नंबर का सही जवाब बताएं। सेवराय पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? देखिए अगर आप तमिलनाडु बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सेवराय पहाड़िया जो है तमिलनाडु में अवस्थित है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। आपको बताना है कि भोजपत्र वृक्ष जो है कहाँ मिलता है। फटाफट सही जवाब बताना है कि भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है। तो ये आपका विंध्याचल पर्वतमाला में मिलता है। ऑप्शन डी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है तो विंध्याचल पर्वतमाला में मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आपको बता दें कि यह चक्षु पब्लिकेशन का बुक बिहार पुलिस सिपाही भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक प्रकार का संपूर्ण स्टडी गाइड है। इस बुक में आपको हिंदी के, इंग्लिश के, गणित के, साइंस के, सोशल साइंस के सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को इसमें मिल जाता है।
बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित है और यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, क्योंकि पिछले बार भी बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में देखा गया था कि इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, तो आपके लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है, चाहे आप हिंदी का सिलेबस की बात करें या इंग्लिश की सिलेबस की बात करें। देख लीजिए, पूरा सिलेबस वाइज इस बुक को तैयार किया गया है और बिल्कुल एक टीचर की तरह गाइड करके हर प्रश्न का जो है उसका आंसर दिया गया है, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो आप इस बुक को मंगा लीजिएगा अगर आपको बिहार पुलिस में इस बार अच्छा प्रदर्शन करना है, अगर आपको बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना है, तो आप इस बुक को ज़रूर मंगा लीजिएगा। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों बुक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से मंगा सकते हैं। तो जाइए और जल्दी से मंगा लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, 26 नंबर। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। भारत का 40% जो है सड़क परिवहन होता है। ऑप्शन देख लीजिए, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। फटाफट बताइए, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत का 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। आपको फटाफट बताना है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो फटाफट बताइए। तो ये आपका सिक्किम है। सिक्किम 7 बहनों का भाग नहीं है। 7 बहनों में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है, फटाफट बताना है। तो ये आपका भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर रात और दिन बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। फटाफट 29 नंबर का सही जवाब बताएं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। यह आपका 22 दिसंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी। 31 का सही जवाब बता। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी, तो यह गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस में 41 का ऑप्शन है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। 32 का सही जवाब बताएं। देखिए, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो क्लास है शाम को 6 बजे बिहारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए सर के द्वारा कराया जा रहा है और सुबह में 10 बजे हमारे द्वारा यहाँ पे क्लास करवाया जा रहा है। तो आप दोनों क्लास में ज़रूर आइए। अगर आप वहाँ जो है स्पीडी लूसेंट चलता है और यहाँ भी स्पीडी लूसेंट और क्राउन चलता है, तो देखिए स्पीडी लूसेंट और क्राउन ही आपको पढ़ना है, तभी बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो पाएगा। तो शाम को 6 बजे बिहारी क्लासेस पर जुड़िए और सुबह में इस चैनल पर जुड़िए। 32 का सही जवाब आप लोग बता रहे हैं, ऑप्शन डी हृदयनाथ कुंजरू बिल्कुल सही जवाब है। हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। 32 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। 33 का सही जवाब बताएं। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था।
तो कहाँ किया गया था? तो आप सभी जानते हैं नागौर में किया गया था। नागौर में किया गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे और तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। तो पहले देखिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले देख लीजिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो यहाँ देखिए आयु 35 वर्ष होना चाहिए, ये आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति के उम्मीदवार आप बनना चाहते हैं तो आपकी आयु 35 वर्ष की होना चाहिए। आगे देख लीजिए, संसद चुने जाने की योग्यता रखते हो, देश का नागरिक हो, पढ़ा लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस 35 वर्ष की आयु हो, संसद चुने जाने की योग्यता हो और देश का नागरिक हो तो राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है। पढ़ा लिखा हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, इस संविधान में साफ साफ लिखा गया है। तो 34 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? 35 नंबर का सही जवाब बताएं। तो देखिए इसका सही जवाब केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? राष्ट्रपति का निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब वित्तीय बिल को पुनः विचार हेतु लौटाना। वित्तीय बिल को पुनः विचार हेतु लौटाना ये राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। भारत के उपराष्ट्रपति का, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है? आप सभी जानते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो हैं भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो 37 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कतई जहर प्रश्न है, छाप लीजिए कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप 25 वर्ष के हैं तो आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 35 वर्ष के हैं तो राष्ट्रपति बन सकते हैं और 25 वर्ष के हैं तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। समझे कि नहीं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा? किस प्रधानमंत्री ने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की? तो ये प्रधानमंत्री का नाम था नरसिम्हा राव द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई नीति की घोषणा की गई। आगे देखिए 40 नंबर, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। फटाफट बताइए कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो ये जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? फटाफट 41 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी। प्राकृतिक संसाधनों की कमी जो है यह भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको गर्म मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका 2011 से 12 वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवमूल्यन का क्या तात्पर्य है? अवमूल्यन का क्या तात्पर्य है? तो अवमूल्यन का अर्थ होता है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना।
मतलब अगर रुपया की कीमत घट जाती है तो अवमूल्यन हो जाता है, रुपया का अवमूल्यन यानी मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आर्थिक वृद्धि का परिचायक नहीं है? निम्न में कौन सा आर्थिक वृद्धि का परिचायक नहीं है? ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 46 का सही जवाब बताएं। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो यह आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संघीय सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है। 47 का सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, घरेलू उधारों से। अगला प्रश्न 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं राज्यों के साथ बांटा जाता है? तो फटाफट बताइए कि कौन सा वो कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है लेकिन राज्य सरकार को भी हिस्सा दिया जाता है। तो इस कौन सा कर है? ते उत्पाद कर है, आय पर उपकर है और तट कर है। ये तीनों जो है राज्यसभा राज्य और जो केंद्र है उसमें बंटवारा किया जाता है, जो भी कर वसूला जाता है। आगे देखिए, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया? तो ये आपका 1975 में हो जाएगा। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित निजी बैंकों में से किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है? फटाफट सही जवाब होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बैंक है जो चीन देश में सर्वप्रथम अपनी शाखा को स्थापित किया है? तो ये आपका एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक की शाखा चीन में भी खुल गया है। आगे देखिए, दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण क्या है? दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब उनके पृष्ठों पर अनियमितता। उनके पृष्ठों पर अनियमितता जो है दो वस्तुओं के बीच घर्षण का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रस्तुत होता है। तो इसका सही जवाब देख लीजिए। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रस्तुत होने की बात की जाए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 52 नंबर देख लीजिए। तो इसका सही जवाब अभिसारी लेंस हो जाएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? 53 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो 53 का सही जवाब नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक पदार्थ की तरह प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहते हैं? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहते हैं? तो इसे हम लोग कोयला को कहते हैं। कोयला को प्राकृतिक स्रोत की दबी हुई रोशनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं जब पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कीटों को अभिलक्षित किया जाता है। 56 का सही जवाब बताएं। कीटों को अभिलक्षित किया जाता है तो कीटों को संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से, संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से कीटों को अभिलक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? 57 का फटाफट सही जवाब छाप दीजिए। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? तो आपका ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा, ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा अधिकांश कीट जो है सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 58 नंबर,
और फटाफट सही जवाब बताइएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ से 4 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो सबसे पहले देख लीजिए, विटामिन B1 का नाम, रासायनिक नाम थायमीन है, बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन B5 का नाम पायरिडॉक्सिन नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो देखिए, दूध में जो प्रोटीन होता है उसको कौन पचाता है? तो उसको रेनिन नामक एंजाइम पचाता है। रेनिन नामक एंजाइम जो है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। तो ऑप्शन सी रेनिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर देखिए, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, कोई भी हो, अगर वह किसी मोड़ पर घूमे तो क्या होता है? तो वह भीतर की ओर झुक जाता है। अब एक केंद्रीय बल के कारण भीतर की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न देखिए, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। सही जवाब इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए टेट्रा इथाइल लेड को पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा जो है गलत है? सबसे पहले देख लीजिए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, सही है। माल्टा में माल्टोज पाया जाता है। दही में एसिटिक एसिड नहीं पाया जाता है, ये गलत है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, दही में एसिटिक एसिड नहीं पाया जाता है। तो 63 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो ये देने वाला जो व्यक्ति था न्यूटन था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं न्यूटन के जो गति के प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा वातावरण में एक निश्चित ऊंचाई तक उठता है और तब तैरता है क्योंकि इस ऊंचाई पर गुब्बारे पर एक उत्प्लावन है। फटाफट बताइए। तो 66 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुब्बारे के भार के बराबर। गुब्बारे के भार के बराबर उत्प्लावन होता है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ गुब्बारा जो है वातावरण में तैरता है। अगला प्रश्न देखिए, जब गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। जब गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है। अचानक गिलास संकुचित हो जाता है। आप क्या कीजिएगा कि एक कांच का गिलास लीजिए और उसको आग में रख दीजिए और फिर उस पर गर्म पानी डालिए तो कांच जो है टूट जाएगा। तो इसका कारण है अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है? पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है? तो पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु जो होता है 273.6 डिग्री का 16 डिग्री केल्विन होता है। आगे देखिए, पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का चरम स्रोत है। पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का चरम स्रोत क्या है? फटाफट सही जवाब बताएं। तो सौर ऊर्जा है। पृथ्वी पर ऊर्जा का जो चरम स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। आज का लास्ट प्रश्न है और फटाफट बताना है क्योंकि ये आपका करंट अफेयर्स का सवाल है, ये होमवर्क का सवाल है। किस राज्य ने हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट लागू किया है? बिहार होगा, उत्तर प्रदेश होगा, गुजरात होगा, केरल होगा या क्या होगा? 70 का सही जवाब बताएं कि किस राज्य ने हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट लागू किया है। तो 70 का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। शाम को 6 बजे नए यूट्यूब चैनल पर जुड़िए बिहारी क्लासेस पर, जहां सर के द्वारा क्लास लिया जाता है। शाम को 6 बजे बिहारी क्लासेस चैनल पर
और सुबह में 10 बजे आप यहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। जय हिंद, जय भारत।